बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़, मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। मेन स्टोरी सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से जो तौहीन अदालत की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही थी उस पर बात करेंगे। बट बिफोर दैट, जस्ट बिफोर दैट, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक शॉट है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत में इसलिए आए कि इंसानियत की खिदमत करें और छोड़ दें इस वक्त इलेक्शंस को और इंसानियत पर और लोगों के मसाइल पर फोकस करें। सुन लें सर। तो सोच तो बड़ी अच्छी है लेकिन अमल भी होना चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा था कि पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़या होना चाहिए थी। ये ओगरा की प्रपोजल थी कि 16 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 10 रुपये आप कमी कर दें, डीजल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर आप कमी कर दें, लेकिन इसके बरअक्स पीडीएम की हुकूमत ने इजाफा किया। तो ये इंसानियत की खिदमत है। उसके बाद ओगरा की ज़बान बंदी कर दी, उसकी ज़ुबान, उसकी आवाज़ छीन ली उससे कि आप कहते क्यों है कि पेट्रोल की कीमत में कमी करें। आप कह ही नहीं सकते, हम खुद फैसला करेंगे। इसीलिए क्योंकि जब ओगरा कहता है तो लोगों को पता चल जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, यहाँ पर भी कम होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत बढ़ाती चली जा रही है। तो उन्होंने बजाय इसके कि कम करते कीमत बढ़ाई और साथ ओगरा से राइट भी छीन लिया। अब यौमिया 1 अरब 89 करोड़ रुपए आप पेट्रोल में इजाफी वसूली कर रहे हैं हर रोज। माहाना 56 अरब 85 करोड़ हर महीने आप वसूली कर रहे हैं। तो ये इंसानियत की खिदमत है। डीजल में आप यौमिया 63 करोड़ रुपए इकट्ठे करें, इजाफी की मैं बात कर रहा हूं। माहाना आप 18 अरब 95 करोड़ इकट्ठा कर रहे हैं इजाफी। तो ये इंसानियत की खिदमत है। महंगाई की जो शरह है वो आपके सामने 1975 के बाद इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, सेकंड हाईएस्ट इन 75 ईयर्स। तो ये इंसानियत की खिदमत हो रही है। ये मैं कहना चाहता था। आगे चलते हैं। इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकले क्या कहा? तो खान साहब ने एक डिसीजन लिया जी और वो कहते हैं कि मैं माफियाज के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं लेकिन मैंने अदलिया के साथ जंग नहीं लड़नी। और यही वजह थी कि इमरान खान साहब आज जब अदालत में पेश हुए हैं तो मैं ये अदालत का ऑर्डर पढ़ता हूँ बजाय इसके कि मीडिया की जो रिपोर्टिंग है वो मैं आपसे शेयर करूँ। अदालत ने अपने ऑर्डर में क्या लिखा है ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। अदालत ने कहा है जी कि एट द वेरी आउटसेट इमरान खान साहब ने इजाज़त मांगी अदालत से, अदालत को मुखातिब करने की। जब इजाज़त मिल गई तो उन्होंने कहा कि मेरा 26 साल का स्ट्रगल है कानून की बालादस्ती के हवाले से और मैंने हमेशा अदलिया की इज्जत व आज़ादी की बात की है। हर जलसे में करता हूँ, कोई और ऐसा लीडर नहीं है। फिर मजीद ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने इस प्रोसीडिंग के दौरान ये रियलाइज़ किया कि शायद मुझसे कोई रेड लाइन क्रॉस होगी। कभी नीयत नहीं थी डिस्ट्रिक्ट जज साहिबा को धमकाने की और लीगल एक्शन की नीयत से बोला था जो बोला था। इस अदालत के मोअज़्ज़िज़ जजेस को यकीन दिलाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज साहिबा को क्लैरिफाई करने के लिए तैयार हूँ कि ना मैं ना मेरी पार्टी कोई एक्शन ले रही है, हत्ता कि माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ अगर इन्हें लगता है कि मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस की है। तो ये इमरान खान साहब के अल्फाज इस ऑर्डर में लिखे हुए। मजीद ये लिखा हुआ है मुस्तकबिल में कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे अदलिया के वकार को ठेस पहुँचे। और आखिर में मजीद इक़दामात जो ये अदालत ज़रूरी समझे लेने के लिए तैयार हूँ जिससे अदालत मुतमिन हो कि अदालती कार्रवाई में असरअंदाज होने की नीयत नहीं थी। तो ये ऑर्डर है और उसके बाद ऑर्डर के आखिर में अदालत ने लिखा है जी कि अपेरेंटली वी आर सेटिस्फाइड विद द अपॉलजी रेंडर्ड बाय द रिस्पोंडेंट। और अब हम इन्हें टाइम देते हैं कि ये अपॉलजी जो एफिडेविट में रिटन फॉर्म में अदालत में जमा कराए और उसके बाद फिर केस को एडजर्न कर दिया है 3 अक्टूबर 2022 के लिए। और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की यानी कि फर्द जुर्म आयद होने की तलवार अभी तक लटक रही है। तो ये आज का ऑर्डर है। मेरे साथ हैं जहांगीर साहब, आप एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर शाहिद मसूद खान साहब हैं, बैरिस्टर एट लॉ हैं, कानूनी माहिर हैं, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और थोड़ी देर में हमारे साथ मज़ीद गेस्ट होंगे, उनका तारुफ कराएंगे। जहांगीर जदून साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अभी ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, एक आम आदमी की नज़र में तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर उनको लगा कि मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो मैं माफ़ी मांगने तक के लिए तैयार हूं। तो एक आम आदमी की नज़र में तो यही लगता है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन स्ट्रिक्टली फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और कंटेम्प्ट के कानून को सामने रखते हुए जो कि पाकिस्तान में है, जिसकी इंटरप्रिटेशन से मुझे सख्त इख्तलाफ है और उसके हवाले से मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आवाज़ भी उठाता रहा हूँ, वो इंटरप्रिटेशन ये है कि आप अनकंडीशनल अपॉलजी सबमिट करें एट द वेरी आउटसेट और उसके बाद यू थ्रो योरसेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं अनकंडीशनल अपॉलजी के अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट, आपकी कानूनी राय में वो पूरे हुए हैं इस ऑर्डर में। अदालत तो बज़ाहिर मुतमिन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम बहुत शुक्रिया। अब जिस तरह आपने आर्डर पढ़ के सुनाया है तो मेरे सामने भी आर्डर पड़ा हुआ है।
तो उसमें अनकंडीशनल अपॉलजी का तो लफ्ज़ नहीं है, तो उसमें तो लफ्ज़ है विद अपॉलजी रेंडर्ड बाय द रिस्पोंडेंट। तो उसके लिए इसमें एक आखिर में जो पैरा 3 है इसमें ये भी लिखा गया है कि 3/10/2022 को फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट, मतलब अभी तक ये कोर्ट जो उन्होंने कहा है कि एफिडेविट जमा कराएंगे, तो इसमें जब तक एफिडेविट के कंटेंट्स हमारे पास नहीं आएंगे उस वक्त से पहले हमें पता नहीं चल सकता कि ये किस तरह की अपॉलजी है और कोर्ट इस पे क्या आर्डर करेगी। जिस तरह आपने कहा है ये बेशक अनकंडीशनल अपॉलजी, आप उससे एग्री करें या ना करें, लेकिन उसमें यह है कि जो सेक्शन 5 के तहत किसी वक्त भी आप ड्यूरिंग ट्रायल भी अपॉलजी कर सकते हैं। अब लेट्स सी दैट इट इज़ अ मैटर बिटवीन द कोर्ट एंड द कंटेम्नर कि कोर्ट किस तरह सेटिस्फाई होती है। अभी उन्होंने लिखा है जो उसने अपॉलजी की है अपने इमरान खान ने, वी आर प्राइमा फेशियाई सेटिस्फाई, तो अब प्राइमा फेशियाई तो वो सेटिस्फाई है, लेकिन लेट्स सी कि एफिडेविट के अंदर वो क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, क्या वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं और उससे कोर्ट सेटिस्फाई होती है, या वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अपॉलजी करके दोबारा उसमें एफिडेविट देते हैं, क्या करते हैं। तो इसकी प्रोसीडिंग का अभी वी कैन नॉट कंक्लूड एट द मोमेंट कि जी क्या होगा। अभी अब अगली तारीख तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और एफिडेविट के कॉन्टेंट्स देखने के बाद जो है आप और मैं इन बेटर पोजीशन में होंगे कि हम इसको दोबारा इस पर कोई तबसरा करें। अच्छा, अपेरेंटली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़े मुतमिन थे। उनके रिमार्क्स में पढ़ता हूँ, आपने अपने बयान की संगीनी को समझा। आपकी अदालत है, हम आपकी अदालत में बयान को कदर की निगाह से देखते। तो जो कुछ भी इमरान खान साहब ने वहाँ पर वर्बली बोला था, अपेरेंटली बादियो नज़र में अदालत उससे मुतमिन थी, लेकिन ऑर्डर में जिस तरह से उसको रिप्रोड्यूस किया गया है वो मैं सवाल एक अलग है कि वो अनकंडीशनल अपॉलजी के इंग्रेडिएंट्स मुकम्मल हो रहे हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अब वो देखा जाएगा कि एफिडेविट में क्या लिखते हैं, क्या वो उसी तरह लिखते हैं जिस तरह से कानून जो कंटेम्प्ट का तकाजा करता है, या नहीं लिखते हैं। क्योंकि एक निजी चैनल पे मैं अभी देख रहा था, हामिद खान साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट चल रहा था, वो सही है दुरुस्त है मुझे नहीं पता, हामिद खान साहब उसकी तस्दीक करेंगे। वो स्टेटमेंट ये था इमरान खान के वकील हामिद खान का कि उन्होंने माजरत की है, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। तो अगर एफिडेविट में इसी तरह की बात लिख दी जाती है तो आपके ख्याल में अदालत को काबिल कबूल होगी? नहीं, देखिए उन्होंने 2 दफ़ा रिप्लाई सबमिट कराया। फर्स्ट टाइम उन्होंने रिप्लाई सबमिट कराया था तो दे हैव रेज्ड मैनी ऑब्जेक्शन कि जी बेंच नहीं सही कॉन्स्टिट्यूट हुआ, इसमें 2-3 बड़े सीरियस ऑब्जेक्शन। तो बाद में उन्होंने फिर अमेंडेड जो रिप्लाई सबमिट कराया तो उनमें उन्होंने रिग्रेट कहा जी। तो फिर आप देखें अपॉलजी कोर्ट ने भी इसमें छोड़ दिया कि वी आर जो 3/10 के लिए एडजर्न किया तो उसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का लफ्ज़ लिखा हुआ है आर्डर के अंदर। तो अपॉलजी वो कह रहे थे जी अगर हम अनकंडीशनल अपॉलजी करते हैं तो इसका मतलब है हम कंटेम्प्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इनमें थोड़ा सा ना अभी एम्बिग्यूटी आ गई है अहमद खान की स्टेटमेंट के बाद। वो मैंने भी निजी चैनल पे सुनी है उनकी स्टेटमेंट कि हमने जी अनकंडीशनल अपॉलजी कोर्ट से नहीं मांगी, हमने रिग्रेट किया है। अब यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है अपॉलजी, तो अब इसमें थोड़ा सा अभी क्योंकि सब्जुडिस मैटर है हम इसके मेरिट पे डिस्कस नहीं कर सकते आप और मैं। तो इसमें अब देखना ये है कि जो एफिडेविट जमा कराएंगे तो उसके बाद उसके कंटेंट से हम ये कंक्लूड कर सकेंगे अनकंडीशनल अपॉलजी है। अगर अनकंडीशनल अपॉलजी भी करते हैं तो फिर भी डिस्क्रिशन जो है लाइव विद द कोर्ट कि वो उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। तो बादी नज़र में तो यही लग रहा है कि कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी इनकी, अगर अनकंडीशनल अपॉलजी देते हैं, अगर दे पुट हिमसेल्फ ऑन द मर्सी ऑफ द कोर्ट तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। बादी नज़र में यही लग रहा है हमें। जी ठीक है, बैरिस्टर साहब आपका क्या ख्याल है जी? देखें, एक तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं इस वक्त कौम को मुबारकबाद दूंगा कि एक बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल सा मामला बन गया था और इसके ऊपर एक हीटेड डिबेट चल रही थी, और मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये एक नेशनल इशू बन गया था। आज बहुत सारे लोगों को इस हवाले से मेरा ख्याल है मायूसी का सामना भी करना पड़ा, जो बहुत सारे प्लान्स लेकर बैठे हुए थे कि शायद इमरान खान डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, शायद इमरान खान को कन्विक्शन होने जा रही है। लेकिन आपने देखा कि एक पूरी आप पाकिस्तान की तारीख को अगर उठाकर देखें तो 3 प्राइम मिनिस्टर से जिनको कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुए। सबसे पहले आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उसके बाद आपके पास जो है नवाज शरीफ वाला मामला आया, और सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर थे जो आपके यूसुफ रज़ा गिलानी थे जिनको कन्विक्शन हुई। बाकी दोनों केसेस के अंदर कन्विक्शन नहीं हुई, और जो एलिगेशंस थे, जो चार्जेस थे, वो उनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी। नवाज शरीफ वाले केस के अंदर तो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाकायदा मुसल्ला जत्था ने हमला किया था, और उस हवाले से, और ये पिछले 15 दिन से यही डिबेट चल रही थी कि इमरान खान साहब शुड हैव टेंडर्ड एन अनकंडीशनल अपॉलजी टुवर्ड्स द कोर्ट जी, और वही आज किया इमरान खान साहब ने। हैज़ ही डन इट? बिल्कुल उन्होंने किया है।
उन्होंने तो बिल्कुल इस हद तक किया है कि अगर मुझे जाकर जज साहिबा, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबा से खुद जाकर पर्सनल माजरत करनी पड़ती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। जिस तरह उन्होंने अपनी बात की कि मुझे 26 साल हो गए इदारों की खुद मुख्तारी और इदारों की जो है सुप्रीमेसी की बात करते हुए। 26 साल से आप जो है जो रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के हवाले से जो उनकी स्ट्रगल है इमरान खान की, वो उठाकर देख लें। और सिर्फ एक जुडिशरी के हवाले से नहीं, आप पूरे जितने भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, इमरान खान का ख्वाब क्या है? वो तो बात ही रूल ऑफ लॉ की कर रहा है, वो तो बात ही इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस की कर रहा है। और जब वो ये बातें कर रहा है तो कैसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक इस लेवल का लीडर जो जिसकी पूरी की पूरी स्ट्रगल ही जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर गई है, वो उठकर इस तरह की बात कर देगा? आप सबको पता है वो उस वक्त हुआ क्या था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। हर एक मीडिया ने इस बात को उठाया कि जब उन्होंने बात की तो उस बात के कुछ लीगल रेपरकशंस थे जिसके हवाले से बात की। देखिए, इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं है इस मुल्क के अंदर, ना इमरान खान साहब ने बात की। हमें एक जो जज साहिबा थी उनका जो उन्होंने एक फ़ैसला दिया, आपको पता है जुडिशल रिमांड के ऊपर हमारे एक साथी गए और जुडिशल रिमांड पे जाने के बाद फिज़िकल रिमांड दोबारा दिया गया। हमें उस ऑर्डर के ऊपर एतराज़ था जो हमारा एक हक था और उसके ऊपर हम जा सकते थे किसी भी कोर्ट के अंदर। और खान साहब यही बात कहना चाहते थे और उसके अंदर आज उस चीज़ को उन्होंने क्लैरिफाई किया कि शायद रेड लाइन अगर मेरे से क्रॉस हुई है अनइंटेंशनली तो उसके ऊपर जो है मैं माजरत करने के लिए तैयार हूँ और अनकंडीशनल अपॉलॉजी इन द फॉर्म ऑफ एन एफिडेविट आई वुड लाइक टू सबमिट बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। और आपने क्योंकि आपका पीटीआई से ताल्लुक है इस वजह से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं बात बड़ा इंडिपेंडेंट होकर कर रहा हूँ, आपके सामने है, आप पिछली तारीख उठा कर ताल्लुक तो है ना। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैं बिल्कुल ओन करता हूँ पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपसे सवाल जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने बात एक लीगल की थी, जी जी बिल्कुल, वो मैंने आपसे लीगली, मैंने आपसे एज ए बैरिस्टर ही कानूनी माहिर के तौर पे बात की थी। लेकिन अब मैं एक सियासतदान की हैसियत से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि अगर अनकंडीशनल अपॉलॉजी इवेंचुअली इस तरह से जो आपने कहा है कि आप उन्होंने सबमिट किया तो पहले क्यों नहीं करती? देखिए बात ये है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे खान साहब वाज ट्राइंग टू गेट एन ऑडियंस, वो चांस ले रहे थे कि मुझे बार बार उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की, मुअज़्ज़ज़ अदालत से, कि जी मुझे बोलने का मौका दिया जाए। और यही बात जो आज उन्होंने की, यही बात वो उस दिन करना चाहते थे। लेकिन आपको भी पता है कि उस दिन मौका नहीं मिला और खान साहब ने जो है वो कोर्ट के सामने सबमिट की हर चीज़ और उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका नहीं मिल रहा तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू दिस इन द नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग। और वही आज किया। और आपने भी देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस मैग्नेनिमिटी के साथ खान साहब की उन सारी चीज़ों के लिए और उसके अंदर हवाला दिया, अपनी जो ऑर्डर आया उसके अंदर हवाला दिया कि 26 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल है खान साहब की। ये जो हामिद खान साहब का भी स्टेटमेंट आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने माजरत की है, अगर ये स्टेटमेंट दुरुस्त है आप कंफर्म कर दें अगर आपके पास इतला था, क्योंकि मैंने तो एक निजी टेलीविजन पर चलते हुए देखा कि जी उन्होंने माजरत की है, माफ़ी नहीं मांगी। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होगी है तो फिर अगली हेयरिंग पे फिर फटा पड़ जाएगा। और अभी वो तलवार लटक रही है। बात ये है जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट और जस्टिस अतर मनीला साहब, उन्होंने ये पिछले कुछ प्रीवियस जो पास्ट थोड़ा आप जाएं अगर माजी के अंदर तो आपको अंदाज़ा होगा कि अदारों के ऊपर तनकीद को उन्होंने हमेशा बर्दाश्त किया है। इससे पहले भी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहला मामला नहीं था जो आया है। इससे पहले आपको याद होगा डॉक्टर शीरी मज़ारी वाले केस में जब वो मामला बना था उसके अंदर भी जब अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर हुई तो अतर मनीला साहब ने उसको एक्सेप्ट किया। आज आपने देखा अदालत भी 12 बजे खोली रात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले मामले के अंदर आप लोगों को बड़ा एतराज रहता ना रात के 12 बजे अदालतें क्यों खुल गई, तो अदालत भी 12 बजे खुल गई थी। देखिए उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप जाएंगे, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप जाएंगे तो हम बिल्कुल वहाँ पे जो बात कर रहे थे, देखें अगर एक चीज़ होती है, मतलब इमरान खान साहब एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के जो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही है जो है विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अवाम उनके साथ हैं। अगर कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो खान साहब बिल्कुल हक बजाने पे कि वो इस चीज़ पे आवाज़ उठाएं कि अगर हमारे लिए रात को 12 बजे अदालतें नहीं खुलती तो फिर क्यों इंसाफ जो है वो उसका पलड़ा बराबर नहीं है। तो मेरी गुजारिश इसके अंदर ये चले मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस। आबिर ज़िया साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आबिर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बट बिफोर आई आस्क यू क्वेश्चन, मैं कुछ शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने जो कहा है कि बहुत जल्द अब लॉन्ग मार्च होगा, उस हवाले से राना साहब क्या कह रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि 25 मई को जिस तरह से हमने डील किया था इन लोगों के साथ उससे बेहतर डील करेंगे। और इससे पहले राना सनाउल्लाह ये भी कह चुके हैं कि अगर ये डी चौक आएंगे तो वो कहते हैं कि इनको धोनी दी जाएगी। अब वो पता नहीं उनका क्या मतलब है, गैस शेल्स का इस्तेमाल करेंगे। एक स्टेटमेंट तो उनका ये भी था कि हो सकता है हम ड्रोन्स का इस्तेमाल भी करें। बहरहाल ये क्या कह रहे हैं सुन लें सर।
खान साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है। आपने तो रेड से कोई बातचीत शुरू हो जाए, आप चूंकि नहीं बड़ी सीट पर आप हैं तो आप इनिशिएट करेंगे। आदमी से क्या बात हो सकती है? एक आदमी जो मेंटली अपसेट है उसके साथ आप क्या बात करेंगे, क्या समझौता करेंगे उसके साथ? तो फिर अगेन आप 25 मई की सूरत हाल उसी तरह डील करेंगे? जी, उससे भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसका जवाब इमरान खान ने क्या दिया ये भी सुन ले सर। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी। एक पुरअमन एहतजाज में हम जा रहे थे और तुमने हमारे पे जुल्म किया, बच्चों पे, फैमिलीज पे, जो तुमने शेलिंग की। हमारी तो तैयारी नहीं थी तब। अब सनाउल्लाह और तुम्हारा जो शहबाज शरीफ, वो वैसे डरा रहता सारा वक्त। आपको फिक्र करनी चाहिए कि अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे। तो ये तैयारी क्या होगी, ये भी एक सवाल है कि वो जो कहते हैं कि 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी, तो जब वहाँ पर गैस शेलिंग हो रही थी और जिस तरह से वहाँ पर फोर्सेस आ गई थी, तो अब इमरान खान साहब का जहन क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे पीटीआई वालों से। लेकिन बिफोर दैट फवाद चौधरी साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह तो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, किसी और के हवाले से। आमिर जाद साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। ये फरमाइएगा कि अब होने क्या जा रहा है। इमरान खान साहब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी अब हम तैयारी के साथ आएंगे, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि 25 मई से बेहतर इन लोगों को डील करेंगे। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि अब हमारी तैयारी होगी, पहले तो हमें पता नहीं था इस तरह से होगा। तो क्या हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं? देखिए, सब कुछ भी हो सकता है। जितनी एक तो लोगों में सियासी कहते हैं ना बेचैनी है, एक सियासी अदम इस्तेकाम का लोग मतलब मुल्क शिकार है, लोगों में बहुत ज़्यादा वसवसे हैं। और एक कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि बड़ी मायूसी है, कम से कम शहरी इलाकों तक अगर आप बात करें, पढ़े लिखे पाकिस्तानियों से बात करें, तो वो बड़े पुरुमीद नहीं हैं मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से। अच्छा, उसके ऊपर से आपने जैसे खुद फरमाया था अभी अपने इब्तिदाई कलमात में कि महंगाई जो है अपने जोबन पर है, उसने मतलब है 27.2% से ज़्यादा महंगाई है 74-75 के बाद, 1974-75 के बाद अब वो महंगाई की सूरत हाल है। रुपया संभल नहीं रहा। तो ये तमाम, जब वर्ल्ड बैंक भी इस बात के इतराफ़ करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इस बात के इतराफ़ करता है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम नहीं की गई तो हमारी मईशत और उसकी हालत दिगरगू होगी, और अगर दिगरगू होगी तो उसके नतीजे में मजीद सोशल अनरेस्ट की तरफ जा सकते हैं। तो ये तो वो सारा एक पस मंज़र है कि जिसमें इमरान खान कुछ ना भी करे तब भी जो है लोग जो है गुस्से में है, मुश्किल हालात में है। कराची जैसे शहर में आपको पता है कि लूट मार के वाक़यात में इजाफा हो गया, लोगों ने जलाकर लिंचिंग शुरू कर दी है। जो मुल्ज़िमान की मुबैना मुल्ज़िमान होते हैं उनको कोई जला रहा होता है, कोई कहते हैं ना स्टोन टू डेथ कर रहा होता है। तो ये सारा सूरत हाल है, यानी कि सोसाइटी में आपको लगेगा कि उसमें एक तरह की ब्रूटैलिटी में इजाफा हो गया है। इस पस मंज़र में कि जब एक गैर मकबूल हुकूमत भी है या ऐसी हुकूमत है कि जिसको बहुत सारे पाकिस्तानी उसके ऊपर एतमाद नहीं करते, उसमें अगर ये कॉल आती है तो खर्चा किसी भी चीज़ का है। मतलब हमेशा अमूमन जो कहते हैं ना पॉलिसी साज होते हैं, मनसूबा साज होते हैं, वो समझते हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बाद औक़ात सोशो इकोनॉमिक डायनेमिक्स में चीज़ें जो हैं आपके काबू से एकदम बाहर चली जाती हैं। और पाकिस्तान की समाज में उस तरह का तमाम जरासीम मौजूद हैं कि खाकम बदहन चीज़ों को इग्नाइट कर दिया जाए। हम ऑलरेडी जो है वो कहते हैं ना पाउडर केज पे बैठे हुए हैं, गन पाउडर के। तो मुझे तो सूरत हाल ख़तरनाक नज़र आती है। इसमें अगर मुआवजा करें 25 मई के हवाले से, तो इस मरतबा पंजाब हुकूमत क्योंकि पीटीआई के पास और उसके अलाइस के पास है, तो उसमें आप ये देखिएगा कि कम से कम लाहौर से उनका रास्ता जो होगा क्लियर होगा पंजाब के शहर से आने तक। ये केपी की हालत होगी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की होगी। अब जो मोर्चा लगता है वो इस्लामाबाद में कैसा लगता है, एक तो लगना नहीं चाहिए। उससे पहले हमें दुआ ये करनी चाहिए कि हमारे जो फैसला साज हैं, हमारे जो इदारे हैं, अदलिया है, पाकिस्तान फौज है, मतलब है बिल्कुल नाम लेना चाहिए, उनको जो है आगे बढ़कर इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए इक़दाम करने हैं। और वो डिफ्यूज़ करने का तरीका एक ही है कि या तो मिलकर बिठाएं या फिर कोई ताकत फार्मूला लेकर आए कि जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो, या दोनों उसके अंदर जो है वो किसी तरह से इस बात को मान लें। उससे कम पे, वरना जिस तरह से जा रहा है सूरत हाल, बैरिस्टर साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर अगस्त तक यही सूरत हाल रहती है, अगले बरस इसी तरह की मतलब है नारेबाजी, इसी तरह का सियासी इंतशार, तो ये मुल्क खाकमतन इम्प्लोड कर जाएगा। ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है, मईशत की सूरत हाल बहुत ख़राब है। तो खुदा करे कि यहाँ पर अब इससे पहले कि इमरान खान मैदान में निकलें या चीज़ें जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाएं, उससे पहले जो है कोई किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट हो। और ये अगली सूरत हाल जो है, बदसूरत जो चेहरा है तसादुम का, वो हमारे सामने नहीं है। हुकूमत की तरफ से मुझे मैच्योरिटी की उम्मीद नहीं है। हुकूमत का काम था कि इस आग को बुझाते,
राना सनाउल्लाह साहब को ये कहना चाहिए था कि हम बात करेंगे, कोई मतलब है कि पॉजिटिव बात करते कि जहां पर बजाय इसके कि प्रोवोक कर रहे होते। आज हमने देखा राना सनाउल्लाह प्रोवोक कर रहे हैं, ऑपोजिशन भी प्रोवोक हो रही है, तो ये तो कोई मतलब है जमाने में पनपने की बातें नहीं होती। शुक्रिया। ठीक है जहांगीर साहब, मैंने सुप्रीम कोर्ट आज चीफ जस्टिस साहब के पास जो लगा हुआ था केस ये इस्तीफों के हवाले से, उसके ऊपर आपका लीगल ओपिनियन लेना, लेकिन क्योंकि सियासत की बात छिड़ी है तो मैं चाहता हूँ बैरिस्टर साहब का कमेंट ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि आप तैयारी के साथ आएंगे, क्या तैयारी के साथ आएंगे? मतलब कि एक तरफ रियासत की ताकत है, वो खड़े हो जाते हैं, जिस तरह पहले इस्लामाबाद में रेड जोन वगैरह उन्होंने वहाँ पे फोर्सेस डिप्यूट कर दी थी, हसास तनसीबात वगैरह पे भी रेंजर्स के जवान आ गए थे। तो अगर उसी तरह की सिचुएशन बनती है तो आप लोग क्या तैयारी करेंगे? बैरिस्टर साहब पहले मुझे ये बताएं, जो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आपने चलाई है, कुछ सेन आदमी इस सिचुएशन के अंदर जिसके अंदर आज हमारा मुल्क चल रहा है, कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है? ये जो जलती के ऊपर आग का काम करते हैं, और इन्होंने वही, आपको राना सनाउल्लाह की हिस्ट्री का तो पता है, इस आदमी ने हमेशा अपने साथियों को डुबोया है। आपको याद होगा जो इसने FIR करवाई थी मुस्लिम लीग नून के हवाले से 1992 में, जब व्हेन ही वाज इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ऐसे लोग जो है वो हमेशा अपनों के लिए गड़ा खोदते हैं और फिर खुद सारों को साथ मिलके उसके अंदर दफन हो जाते हैं। अब मामला ये है, 25 मई की बात करते हैं ना, 25 मई के वक्त क्या हुआ था? क्या मांग रही थी पीटीआई अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट एक्सरसाइज कर रही थी ना, कि आईनी हक जो है हमें दिया जाए, क्योंकि इन्होंने हमें जाने नहीं दिया। आपको याद है डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा थी, वो उनके साथ क्या किया गया, आपके पूरे मीडिया ने दिखाया उस चीज को। वो कैंसर की मरीजा, उसको बालों से नोचा गया, और जो कुछ उसके बाद लिबर्टी चौक के ऊपर हुआ आपने देखा, बालों से नोचा गया, गाड़ी का शीशा तो टूटा था, लेकिन बालों से नोचा गया था उस खातून को। आपने ये सारी चीजें मीडिया के ऊपर चली हैं, आप देखें जाकर उसको। नहीं, बालों से नोचने की फुटेज नहीं चली। मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि देखें, उसके बाद जो लिबर्टी चौक पे हुआ, बच्चों के ऊपर शेलिंग की गई, जो 3 दिन तक लाहौर पूरे का पूरा जो है आपका लॉकडाउन रहा, आपने पूरे सारा। तो अगर इस बार भी रियासत यही करती है तो आप लोग क्या करेंगे? सर देखें, बात यह है, हम अपना जा रहे हैं आईनी हक को इस्तेमाल करने के लिए। अगर हमें इमरान खान साहब कॉल देते हैं, आईनी हक को कहते हैं कि F9 पार्क में जलसा कर लें, बिल्कुल अब रेड जोन में ना जाए, बिल्कुल जहां पे देखें जितने भी हमारे अब तक प्रोटेस्ट हुए, हमने बड़े बड़े जलसे किए हैं, हमने लोगों के साथ जाकर, हमने बाई इलेक्शंस के अंदर गए हैं, हमने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जलसे किए। मुझे बताएं कहीं एक पे भी सरकारी इमारत या किसी जगह पे कोई दंगा फसाद हुआ हो, किसी आदमी का कुछ शीशा तक टूटा हो? हम लोग तो हैं पुरअमन रहकर अपनी तहरीक को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, और हम मांग क्या रहे हैं? हम मांग रहे हैं इलेक्शन। ब्रेक ले लूँ मैं, फिर उसके बाद वापस आता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। वेलकम बैक टू आवाज़। एक और इम्पॉर्टेंट खबर आज की सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर कौमी असम्बली से मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी PTI की तरफ से, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर हम इसमें मुदाखलत करते हैं तो बज़ाहिर स्पीकर के जो इख्तियारात हैं हम उसमें मुदाखलत करेंगे और इससे आर्टिकल 69 मुतासर होगा। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि आपको याद होगा जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग आई थी ठीक तहरीक अदम एतमाद से पहले, तो उस रूलिंग को जब वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था, तो पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि ये आर्टिकल 69 की वायलेशन है, बिकॉज दिस इज़ द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का बिजनेस जो है उसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती, आर्टिकल 69 में लिखा हुआ है। अब पार्लियामेंट का बिजनेस खुद उठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई है और कह रही है कि इसका फैसला करें। अब चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि भाई ये पार्लियामेंट का बिजनेस है, आर्टिकल 69 है, इसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। और आपको याद रहे कि दोनों सिचुएशंस में फ़र्क है मेरी कानूनी दानिस्त में, मतलब कि आर्गुमेंट तब वैलिड क्यों नहीं था जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग के खिलाफ खुद नोटिस हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस वजह से कि पार्लियामेंट के बिजनेस में अगर कोई पेटेंट इलीगैलिटी हो तो अदालत उसमें इंटरफेयर कर सकती है, मुदाखलत कर सकती है। लेकिन अगर वो रेगुलर बिजनेस है, वो जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के हवाले से इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, स्पीकर का इस्तेहकाक है, उसमें अदालत नहीं मुदाखलत कर सकती है। मेरी ज़ाती कानूनी राय, लेकिन जहांगीर जदून साहब से पूछते हैं। जहांगीर साहब, आपकी क्या राय? जी बिल्कुल, मैं आपकी राय से 100% मुत्तफिक हूँ। मेरी भी यही राय है कि जब वो वाला मामला था तो उसमें उन्होंने कहा था कि इन्होंने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल एक्ट जो है परफॉर्म किया है, तो देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट जो है ऑर्डर किया है कि उनका जो
एक्ट था वो इलीगल था। अब इसमें इन्होंने जो ये वाले रिज़ाइन का मसला है, इसमें पहले इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है। तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने का जो कंसिस्टेंट व्यू आ रहा है वो यही है कि जो स्पीकर डिसीजन लेता है ये प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल असम्बली होती है, और जो स्पीकर का डिसीजन है उसके ऊपर जो हाई कोर्ट नहीं बैठ सकती, अपनी जजमेंट नहीं दे सकती। तो फिर उन्होंने आज ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट लेके चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यही रिमार्क्स दिए हैं, जस्टिस आशिया ने भी ये रिमार्क्स दिए हैं कि आप जो स्पीकर साहब ने एक पैरे में 123 मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली को जो है उसने रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो उन्होंने कहा जी लोगों की प्रेजेंटेशन 5 ईयर के लिए, तो आप जो है इसको कट डाउन कर रहे हैं और आप जो है असम्बली में नहीं जा रहे, आपको असम्बली में जाना चाहिए। अब देखें ना, मेरे भाई ने आगे बात की है जी कि बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, तो उसका अब ये कानूनी और मतलब है अखलाकी पहलू ये है कि असम्बली में मिल के बैठ के बात करें, और यहाँ पे अपोजिशन जो है असम्बली के अंदर एक उसकी बहुत साउंड मतलब एक आवाज़ होती है। जब तक अपोजिशन नहीं होगी तो डेमोक्रेसी जो है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर सकती। तो अब आगे नैब के जो ऑर्डिनेंस थे इनको इन्होंने चैलेंज किया अपोजिशन ने। तो पहला क्वेश्चन ही चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में यही किया था कि आप जिस वक्त ये लॉ वो ट्रेजरी वाले पास कर रहे थे उस वक्त आप कहाँ थे? ये हमारा काम नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट, आप पार्लियामेंट के अंदर जाएं, वहाँ इस लॉ को आप अपोज करते, आप वहाँ पे बैठें। आप लोगों के जो है आप फिडुशियरी रिलेशन है, आप ट्रस्टी हैं लोगों के, आप एक मैंडेट लेके आए हैं, आपको वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठना चाहिए। तो आज भी आलमोस्ट उन्होंने सेम जो है वो चीज़ें दोहराई हैं। उन्होंने कहा जी आपको पार्लियामेंट में जाना चाहिए। अब ये कहते हैं जी हमने इन ब्लॉक रिज़ाइन कर दी है, तो उन्होंने कहा जी हम स्पीकर का जो इंटरनल फंक्शन है कि वो रिज़ाइन एक्सेप्ट करता है। अब देख रहे हो कराची में एक जो बंदा आया MNA, उसने कहा जी मैंने तो रिज़ाइन नहीं दिया है, तो उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्ली एक्सेप्ट कर ली। तो उन्होंने कहा जी मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने तो रिज़ाइन नहीं दिया, मेरे बैठना चाहता हूँ असम्बली के अंदर। तो वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी आपका जो है वो रिज़ाइन वैलिड नहीं था, उन्होंने वापस भेज दिया। तो अभी यही इसमें आज यही प्रोसीडिंग हुई है और डेट नाफज हो गई। उनको यही कहा जी आप मेहरबानी करें, हम जो है पार्लियामेंट के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट जो है मुतफिक है, आप जाके वहाँ पे बैठें और अपनी आवाज़ वहाँ पे उठाएं। और यही पोलराइजेशन को कम करने के लिए यही रास्ता है कि वही फोरम है जहाँ पे अपोजिशन भी बैठ सकती है और ट्रेजरी भी। अदरवाइज़ तो जो हालात जा रहे हैं इनमें ये नज़र नहीं आता कि ये एक दूसरे के साथ बैठ सके। तो बेटर ऑप्शन मेरे अंदाजे में, पर्सनल ओपिनियन, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, कि इनको वहाँ पर जाना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आमिर ज़ाहिद साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं, उन्होंने कहा है कि लोगों ने आपको 5 साल के लिए मुंतखब किया है और पार्लियामेंट में आप अपना किरदार अदा करें और वही आपका असल फ़र्ज़ है कि वहाँ पर जाकर आप लोगों के मसाइल के हवाले से बात करें, गुफ्तगू करें, रिप्रेजेंट करें लोगों को। और ये सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी तो मुनासिब नहीं होगा, आर्टिकल 69 की वायलेशन होगी। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस चले जाना चाहिए पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के फोरम को भी इस्तेमाल करना चाहिए अपोजिशन की गर्ज से, या फिर सिर्फ इसी तरह जैसे सड़कों पे वो कर रहे हैं इसी तरह ठीक है, ये ठीक कर रहे हैं? ये देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मतलब है कि मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, मतलब लड़ाई के, सियासी लड़ाई लड़ने के। पार्लियामेंट में भी लड़ी जा सकती है और वो चीज़ जो होती है पार्लियामेंट से बाहर भी लड़ी जा सकती है, और दोनों जो हैं जमहूरी तरीक़े हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जी PTI ने एक फ़ैसला किया और उसके नज़दीक जो था कि क्योंकि महलाती साजिशों के ज़रिए बकौल उनकी हुकूमत को गिराया गया, तो उनका पार्लियामेंट पे से इत्मीनान उठ गया और उन्होंने कहा कि जी फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट के तहत, तो क्योंकि हमारे जो कुछ मेंबरान की खरीदो फरोख्त हुई है, ये उनका बयानिया है। उस बयानिए को उन्होंने आगे बढ़ाकर पूरे मुल्क में एक तहरीक का आगाज़ किया, जलसे जुलूस किए। अच्छा, उसके बाद अगर अब वो जाके दोबारा बैठते हैं तो ये बहुत बड़ा क्लाइम डाउन होगा इमरान खान साहब की, जो भी उन्होंने अब तक अपनी सियासत की है और जो उन्होंने एक अपना गिरद औरा बनाया है, जो मकबूलियत की वजह भी बना है। तो मेरे ख्याल में अब जो है PTI, लेकिन इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस भी तो होगी ना आमिर साहब, जब वो कहते हैं कि नहीं हमें फ्रेश इलेक्शंस चाहिए, तो उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस भी तो होनी चाहिए ना। मतलब कि सिर्फ इसलिए कि उन्हें पॉलिटिकली सूट करता है और वो कहते हैं कि वक्त से पहले अर्ली इलेक्शंस करवा लिए जाएं, तो उसकी कोई मतलब कि एक आईनी मुद्दत है असेंबली की, उसने वो तो पूरी करनी है। या फिर तरीका एतमाद ले आए जिस तरह से PDM वाले लेकर आए थे इमरान खान साहब के खिलाफ, और वो अपनी हुकूमत बना लें, वो उनके पास नंबर्स हैं। आपने बड़ा दिलचस्प आपने नुक्ता उठाया है। बात ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है मुतालबा। हमारा आइन जो है क़ब्ल वक्त इंतखाबात की इजाज़त देता है, मना नहीं करता है उस चीज़ को। अच्छा, वो क्यों होते हैं स्नैप इलेक्शन? वो इसलिए होते हैं कि जब स्टेलमेट आ जाए, जब मतलब जमूद आ जाए सियासत में, गोट फंस जाए, तो उससे निकलने का एक तरीक़ाकार है
क्योंकि इसमें लेकिन जाहिर है कि उसके लिए आपको हुकूमत को दबाव में लाना पड़ता है कि हुकूमत खुद तैयार हो जाए। आप याद कीजिए एक ज़माने में इमरान खान पे ही दबाव था कि जी वो असम्बलीज को तहलील कर दें और फ्रेश इलेक्शन कराएं। ये मुतालबा जो था PDM की जानिब से था और उसमें उन्होंने कई बहुत अरसे कैंपेन भी की। अब वही काम जो है इमरान खान कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने नहीं की ना सर, जो हुकूमत में बैठा होता है, जो वजारत उस्मा की कुर्सी पर बिराजमान होता है, वो फिर कहाँ तहलील करता है इस तरह से ऑपोजिशन के कहने पे? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो फिर जाहिर है कि हुकूमत अपनी मजबूती दिखाएगी। जरा हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत को ये करना चाहिए। अब हुकूमत अगर अपने आप को, इमरान खान ने अपने आप को मजबूर नहीं समझा, लेकिन उसके नतीजे में उन्हें एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ। अगर वो इनिशिएटिव लेते तो गालिबन आज हाइंड साइड पे आप देखें तो दुरुस्त करते। उसी तरह आज ये सवाल इस हुकूमत के सामने दरपेश है, उस हुकूमत के सामने, क्योंकि अगर अगस्त तक बैरिस्टर साहब यही सूरत हाल रहती जैसे मैंने पहले कहा, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह है कि इतना अदम इस्तेकाम में मईशत नहीं चल सकती, बड़े फैसले नहीं हो सकते। ठीक है बैरिस्टर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है वो एक्सेप्ट करते हैं बात। जी ठीक है बैरिस्टर साहब, ये मतलब कि व्हाई डोंट यू यूज पार्लियामेंट? इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म। मतलब कि आप बाहर जो कर रहे हैं सियासत, वो तो आप कर रहे हैं, जल्द से आपके कामयाब भी हो रहे हैं, मकबूलियत बढ़ भी रही है, तो पार्लियामेंट को भी यूज़ करें एज अ प्लेटफॉर्म। देखें एहतशाम साहब, हमारा तो जो नैरेटिव हमने बिल्ड किया और जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेंथ है, हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते। हम तो शुरू दिन से ये बात कर रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी हैच की गई और उस कॉन्स्पिरेसी हैच करने के नतीजे में इस गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को निकाला गया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को निकाला गया। और आपने देखा सिंध हाउस के अंदर जो कुछ हुआ, जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला चला, जो छांगा मांगा वहाँ पे लगा, आपने देखा, पूरी पाकिस्तान की आवाम ने देखा। और उसके बाद किसने पैसे लिए बताया ना मुझे, किसने पैसे लिए, क्या सबूत? इल्जाम ही था ना। फ्रेश इलेक्शंस की बात कौन करता था? शहबाज शरीफ करता था, जरदारी करता था, बिलावल करता था, ये सारे करते थे कि फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएं जी, आपके पास मैंडेट नहीं रहा। हमने जब ये आए और उसके बाद अब हम ये कह रहे हैं कि जी फ्रेश इलेक्शंस में आए, तो क्यों नहीं आ रहे? क्यों डर रहे हैं हम? ये क्यों डरते हैं? अब आप क्यों डरते थे? हम बिल्कुल नहीं डरते थे। तो कराते क्यों हम नहीं? तो खड़े थे, हम तो आखिरी दम तक खड़े थे। मेरे कप्तान ने कहा था, वो कहते थे आखिरी दम तक लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा, और वो लड़ा, वो भी कहते हैं दुनिया के सामने साबित किया। आज देखें, जब हमने इलेक्शन के बाद, जब ये हमारी गवर्नमेंट गई, उसके बाद बाई इलेक्शंस आए, बाई इलेक्शंस के अंदर लोगों की नब्ज आपने पढ़ ली, लोगों को आपने देख लिया, लोगों ने किसको वोट दिया। लाहौर जो किला था नवाज शरीफ का, जिसको माना जाता था कि नवाज शरीफ जो है वो लाहौर के अंदर से हार नहीं सकता, 4 सीटों में से 3 सीट्स इमरान खान जीता है वाज़ेह अक्सरियत के साथ, कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है ना कि अब वो कहते हैं जी कि हम आए, आपने IMF से मुआहदा तोड़ा हुआ था, हमने उसको बहाल करना था, हमें सख्त फैसले करने पड़े, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था, अब हमने वो सख्त फैसले ले लिए, अब हम क्यों जाए मुद्दत पूरी किए बगैर? सर पहली स्पीच मियां शहबाज शरीफ की एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर उठाकर देखें, 20 वादे किए थे इन्होंने कहा था मैं आऊँगा मुआशरत को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, मैं आऊँगा बिलों को ठीक कर दूंगा, मैं आऊँगा किसानों को जो है वो बिल्कुल बहाल कर दूंगा। वादे तो खान साहब ने भी बहुत किए। मैं आपसे इनके 50 लाख घर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं ये सारा कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा आ जाएगी। इमरान खान के ऊपर कोई बंदा ट्रस्ट नहीं करता है, मैं आऊँगा। सर इमरान खान के दौर में क्या हो क्या रहा था? आपकी GDP ग्रोथ जो है 5% प्लस पे जा रही थी। आज आप कहाँ पे खड़े हैं? आज आपकी इंडस्ट्री पूरी बंद हो रही है। आज आपका किसान, मुझे बताएं, 3.5 साल के अंदर जब इमरान खान की हुकूमत भी, एक भी प्रोटेस्ट मुझे दिखाएं किसान इत्तेहाद का जो उन्होंने किया हो। आज फिर जो है किसान सारे इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं, DAP आपकी 15,000 रुपए की होगी, आपके बिल्स जो है उसके अंदर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल के किसानों के ऊपर, एक गरीब आवाम के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती की जा रही है, तो हम क्या कह रहे हैं सर? हम तो ये कह रहे हैं ना, सवाल तो सुन लें। मसला ये है कि हम पहले ये गरीब मुल्क है, अभी डिफ़ॉल्ट से बच गए। मिफ्ता इस्माइल की मेहरबानी है, वो कहते जी मैंने डिफ़ॉल्ट से बचा दी, मैं आई ये करने के लिए था, महंगाई तो मेरा टारगेट ही नहीं था। जी मैं आ रहा हूँ जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ। अब 123 नशिस्तों पर ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप अंदाज़ा करें कि क्या अखराजात होंगे। दूसरी तरफ सैलाब आया हुआ है, लोगों के पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, $10 अरब का नुकसान हो चुका है। कितना टाइम लगेगा उसको रीबिल्ड करने में? तो इन हालात में बजाय इसके कि हम इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, 123 नशिस्तों पे, क्योंकि इमरान खान साहब को लगता है वो बड़े मकबूल हैं,
थोड़ा सा सब्र हौसला कर ले, सिस्टम को चलने दें, उसके बाद फिर आप अपनी साल बाद इलेक्शंस का जो टाइम है, जो कहते थे कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, हम मईशत को बेहतर कर देंगे, हम मुल्क को बिल्कुल ठीक डगर पे आपने पौने 4 साल में किया। सर मैं आपसे वही बात कर रहा हूं, आज वो आदमी कहां बैठा है? आज पाकिस्तान की अवाम सैलाब के अंदर बेचारी मर रही है, 1500 लोग मर गया, यहाँ पे बच्चे बेघर हो गए, लोगों को खाने और पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा, और वो बैठा है एक कन्विक्टेड आदमी के साथ जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है इस वक्त, उसके साथ बैठा वहाँ पे मीटिंग्स कर रहा है। मुझे बताएं क्या इस तरह ये मुल्क चलेगा? हम क्या बात कर रहे हैं? हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। आपने सबसे पहले कंटेम्प्ट की बात की थी कि इमरान खान के हवाले से, तो मुझे बताएं आज आदमी एक जो एफिडेविट देकर गया कोर्ट के अंदर, जो कहता था कि जैसे ही इलाज मुकम्मल होगा वापस आऊँगा, 3 साल हो गए उसको गए हुए, कौन लेकर आया उसको वापस? क्या ऐसे लोगों पर कंटेम्प्ट नहीं लगनी चाहिए? आज मुल्क जो है वो इस नहज पे आकर खड़ा हो गया कि तबाही के नहज क्यों नहीं लगाई आपने अपने दौर में? सर हम तो बार-बार एप्लीकेशन क्यों नहीं? हम तो कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, तो देते हम जा रहे हैं अपने दौरे हुकूमत सर, बिल्कुल हमारी लीगल टीम इसके ऊपर काम कर रही है और हम इसके ऊपर तो जाएंगे। सर आप हुकूमत में हमने बिल्कुल कोशिश की, और आज देखिए ना सर, आपका प्राइम मिनिस्टर बैठ के, मतलब इस मुल्क के ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा सर? कहाँ से आएगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि एक कन्विक्टेड आदमी के साथ बैठ के आप मुल्क की अगली आने वाली सियासत को तय कर रहे हैं लंदन में बैठ के, जब आपके अपने मुल्क के अंदर लोग सैलाब के अंदर। मुझे इजाजत दीजिएगा जदून साहब, आप मुस्कुरा रहे थे, आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? नहीं देखें, अब मैं लीगली एक बात करना चाह रहा था, वो ये है कि अब ये कहते हैं जी इलेक्शन जो है वो होना चाहिए, और साथ ही कहते हैं जी ये इलेक्शन कमीशन जो है ये हमें कबूल नहीं है। तो इस इलेक्शन कमीशन को किस तरह ये हटाएंगे, फिर नया इलेक्शन कमीशन जो है किस तरह मुकर्रर होगा, फिर जो ऐसा इलेक्शन कमीशन आएगा जो उनको कबूल होगा उसके नीचे ये इलेक्शन चाहते हैं। तो इनके से पूछें जरा मोडस ऑपरेंडी क्या होगी आपकी कि आप किस तरह इस इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, फिर आप नए इलेक्शन चाहते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि ये पंजाब की गवर्नमेंट इनकी अपनी थी, KP की गवर्नमेंट इनकी अपनी थी, ये असम्बली डिज़ाल्व नहीं करते। अगर ये असम्बली डिज़ाल्व कैसे हो सकता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाता, फिर हमें किसी गवर्नमेंट को मजबूर करते। तो इन्होंने तो कहा इलेक्शन कराएं, लेकिन ये वाला इलेक्शन कमीशन जो है वो हमें कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 केसेस चल रहे हैं कंटेम्प्ट के। अब देखें ना, कोई अब लीगली ये मोडस ऑपरेंडी तो दे ना कि जाके, इसलिए मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट में जाके बैठें। अब जब इलेक्शन कमीशन चलें, ये कहते हैं कि हमें कबूल नहीं है, तो ये किस तरह इलेक्शन कमीशन को हटाएंगे, या नया इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह हम अपॉइंट करेंगे, फिर उसके नीचे जो इनको एक्सेप्टेबल होगा इलेक्शन कमीशन। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है इलेक्शन कराने का वो तो इलेक्शन कमीशन का है, उसके अलावा तो कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है जो इलेक्शन कराएगी। तो ये किस तरह इलेक्शन जो है चाहते हैं ये हो जाए, इसका कोई वे फॉरवर्ड है आपकी नज़र में या इनकी नज़र में? किस तरह होगा ये, कोई आगे वे फॉरवर्ड है कि किस तरह इलेक्शन होगा? इलेक्शन इसी इलेक्शन कमीशन को कहते हैं हम नहीं मानते इलेक्शन। ठीक है जी, ठीक है आमिर साहब, एक इशू ये भी है ना कि एक तरफ तो जैसे अभी बैरिस्टर साहब ने बोला कि जी हम इस पार्लियामेंट को मानते ही नहीं है, मेरी नज़र में बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट इज़ द मदर ऑफ द ऑल इंस्टीट्यूशंस, और कॉन्स्टिट्यूशन से इनहराफ के मुतरादिफ है अगर आप कहें कि हम इस पार्लियामेंट को, इस हुकूमत को मानते नहीं। फवाद चौधरी बड़ी दफ़ा कह चुके हैं और PTI वाले अक्सर कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जो है आरिफ अलवी साहब, वो ये कह रहे हैं कि इनको इकट्ठे बैठना चाहिए, इमरान खान को, शहबाज शरीफ को इकट्ठे बैठना चाहिए, सुलह हदैबिया की मिसाल दे रहे हैं वो। तो ये जो सदर ममलिकत बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये मुमकिन हो सकेगी जब पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हाई है? मुझे नहीं लगता। देखिए, अगर हमारे सियासतदानों में इस किस्म का उनमें ये सलाहियत होती तो इमरान खान के पूरे जो 3 साल 7 माह थे उसमें इस किस्म का कोई स्टेलमेट नहीं टूटा। वही जो अपनी जिस बात पे कायम था वो खड़े रहे। अच्छा, आज की सूरत हाल में तो इमरान खान ज़्यादा एग्रीव्ड पार्टी अपने आप को समझते हैं और बहुत दुखी हैं इस मामले के ऊपर, तो मैं नहीं समझता कि वो इस लचक का मुजाहरा करेंगे। दूसरी बात ये कि उनकी पूरी सियासत की बुनियाद जो है वो इसी चीज़ पे खड़ी है कि वो नफ़ी करते हैं। वो कहते हैं रिवायती सियासतदानों के बरक्स, वो कहते हैं जी मैं किसी से ना मुफाहमत करूँगा, और जिनको वो समझते हैं कि जिन्होंने बदनवानी की उनके साथ वो बैठने के लिए तैयार नहीं। यही उनकी मकबूलियत की वजह है, उनके जो उनको सपोर्ट करते हैं लोग, जो उनको पसंद करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान जो है इस मामले में पीछे हटेंगे। दूसरी बात ये कि क्या अगर फ़र्ज़ करें हम मफरूज़े पे बात करते हैं कि इमरान खान तैयार भी हो जाते, तो PDM में क्या इस बात की सलाहियत है उसकी सियासी जमातों में कि वो कोई एक जायज़ कोई ऐसी वो बात करे कि जिसमें इमरान खान कायल हो सकें कि जनाब ठीक है, अब हमारा वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए बिलफर्ज, कि क्या हुकूमत इस बात में तैयार होगी कि चलें बैठते हैं, हम अगले इंतखाबात को और अगली केयर टेकर गवर्नमेंट का खाका बनाते हैं और ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट लेकर आते हैं कि जो वाकई खैर जानबदार हो, फला हो, ढिमका हो। तो उसकी सूरत में मैं समझता हूँ कि गालिबन PTI जो है वहाँ पे लचक दिखाए, लेकिन मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात कोई चीज़ नहीं होते। और ना ही ये होता है कि जी कि आप ये समझे ना कि आपके जी हमने माशी पॉलिसी पे बैठना है।
माशी पॉलिसी में एक पॉलिटिकल पार्टी में अपने जो होते हैं इत्तेफाक नहीं होता। आप यही देखें, नून लीग है, नून लीग में इसहाक डार का परसेप्शन कुछ और है इकोनॉमी चलाने का, मिफ्ता इस्माइल का कुछ और है। उसी तरह पीटीआई में था कि असद उमर का कुछ और था, उसके बाद अच्छा एक शॉट इजाजत दीजिएगा, एक शॉट मैंने चलवाना है। इमरान खान साहब इजाज़त दीजिएगा। इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं जी कि मैं फ़ैसला करूँगा और मैं जब जलसा कर रहा हूँगा तो तब मैं देखूँगा इस्लामाबाद में कैसे तंजीमें जो हैं वो तैयार हो रही हैं। एक शॉट मैं पहले थोड़ी देर पहले सुनवा चुका जिसमें वो कह रहे हैं कि इस बार हम तैयारी के साथ आएंगे, और दूसरे ही लम्हे वो ये कहते हैं कि अभी मैं देखूँगा कि तंजीमें तैयार हो रही हैं नहीं हो रही हैं। ये भी सुनवा दें सर। अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे, जब भी हम करेंगे, और वो फैसला मैं करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरी तंजीमें बिल्कुल तैयार हैं। मैं देखना चाहता हूं कि हफ्ते को जो हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस्लामाबादी की, आपकी तंजीम को खास तौर पे मैं चेक करूंगा। मैं आऊंगा उस दिन रहीम यार खान जलसा कर रहा हूँ, उधर से मैं आपको चेक कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद किस तादाद में बाहर निकलता है। तो खान साहब को कुछ डाउट्स हैं, वो मतलब कि पता नहीं तैयारी हो सकेगी नहीं हो सकेगी, 25 में ही उनके जहन में आता बार बार। सर डाउट्स तो उस वक्त होना जब परफॉर्मेंस सामने ना हो। हमने बाई इलेक्शंस लड़े, हमने जलसे किए, रिजल्ट्स आपने देखे। अब दोबारा इंशाल्लाह अगर खान साहब कॉल देंगे, मैं आपको एक बात बता दूं सर, हमारे हलकों के अंदर जब हम जाते हैं तो लोग इस वक्त फुली चार्ज हैं। मतलब हर आदमी ये डिमांड कर रहा है कि हमें फ्रेश इलेक्शन चाहिए, जिसके लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे, लेकिन विद इन द लीगल लिमिट्स को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। खान साहब ने कॉल देनी है, हमारी तैयारी भरपूर है, हम बिल्कुल तैयार हैं। पूरा बच्चा देहातों के अंदर, शहरों के अंदर लोग तैयार हैं। आपने देख ही लिया पिछले दिनों खान साहब ने जब कॉल दी है, और बगैर जो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमें धुनी देंगे अगर ये रेड जोन में इनसे इन आदमी के हवाले से मैं उस बात का क्या कमेंट करूं। नहीं तो फिर अगर इस तरह की कोई चीज होती है रियासत की तरफ से या फिर हुकूमत की तरफ से, तो फिर दोबारा आप कहेंगे घरों को चले अपना पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, हम अपना एक आईनी हक लेने जा रहे हैं। अगर कोई हमारे साथ रियासती दहशतगर्दी करेगा तो सर उसके हवाले से फिर जो हमारा लाए अमल होगा, जो हमारे कायद देंगे, हम बिल्कुल उसके ऊपर अमल करेंगे। बिल्कुल रियासती दहशतगर्दी नहीं होने देंगे, पिछली दफ़ा की तरह लोगों को शहीद नहीं होने देंगे, पिछली तरह पुलिस को या जो आपके फेडरल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, बिल्कुल उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो हमारे वर्कर को या हमारे किसी कारकुन को या हमारे किसी लीडर को जो है उनके साथ करें। आप देखें तो सही, डरे कितने हुए। कल किसान इत्तेहाद का प्रोग्राम था, शाह महमूद कुरैशी सिर्फ जाना चाह रहे थे, जाकर वहाँ पे जो है उनके साथ इजहार यकजहती करना चाह रहे थे, रोका गया और धमकी दी गई आपको अरेस्ट करेंगे। किस बात पे अरेस्ट करेंगे? वो एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हम जाकर उनके साथ यकजहती करते हैं, तो आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? अगर इस तरह की रियासती दहशतगर्दी की गई, अगर इंस्टीट्यूशंस ने इलेजिटिमेट काम किए, तो सर उसका बिल्कुल जो है इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं जिनके ऊपर हमें पूरा ट्रस्ट है, हमारी जुडिशरी बैठी है, हमारे डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं, वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होंगे। जहाँ पे हुआ बिल्कुल सर वहाँ पे इंशाल्लाह हम बैरिस्टर साहब एक दरवाजे को नॉक करेंगे। साहब आपका बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं कि सिचुएशन किस तरह से अनफोल्ड होती है। लेट्स होप कि कोई कियोस और कोई तसादुम की तरफ ना जाएं और मामला जो है वो स्मूथली डील हो जाए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।